डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोड ऑफ स्पेशिएशन यानी टाइप ऑफ स्पेशिएशन। पार्ट लेक्चर 1 में यानी पार्ट 1 में हमने व्हाट इज स्पेशिएशन इस सब के बारे में बताया था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। एलोपैट्रिक, एलो मीन्स डिफरेंट, अदर, पैट्रिक मीन्स फादरलैंड। ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। मीनिंग से ही पता चल जाता है कि जब अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से बंटवारा हो जाता है तो उसकी वजह से जो स्पेशिएशन होता है यानी न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन है, ए पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एक लैंड है, यहाँ पर पॉपुलेशन रह रहा है। इंसिडेंटली ये लैंड बीच में दो हिस्से में इस तरह से बंट गया, तो अब दोनों जगह ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गया। तो इस आइसोलेशन की वजह से दोनों के में स्पेसीज में जेनेटिक चेंजेज आएगा, फॉर्मेशन होगा और एक न्यू स्पेसीज बनेगा। फिर जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो दे विल बी they will be reproductively isolated. They will be reproductively isolated, मतलब एक दूसरे से कोहैबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जेनेटिक चेंजिंग होगा और फिनोटिपिक यानी बॉडी में चेंजिंग होगा, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा। ऐसे स्पेसीज जो एक ही पॉपुलेशन का है लेकिन दो जोग्राफिकल लैंड में बदल गया, तो इसकी वजह से जो स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम एलोपैट्रिक स्पेसीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है, पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन। कैसे होगा? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि ये सिंगल हैबिटेट था, यहाँ बीच में किसी वजह से समुंदर आ गया, अर्थक्वेक की वजह से दोनों हिस्सा अलग हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फोर्सेस है, प्रेशर्स है, नेचुरल कैलामिटीज है, उसकी वजह से। तो ड्यू टू माउंटेन फॉर्मेशन एट्सेट्रा, ये तो नेचर के हाथ में है कि मान लिया कि बीच में अचानक भूकंप की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है ज्वालामुखी की वजह से बीच में पहाड़ आ गया, तो दोनों जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगा। The separated populations undergo genotypic और phenotypic divergence due to, मतलब ये जो सेपरेट हुआ, अब कुछ पॉपुलेशन अचानक इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, गर्चे दोनों का एंसेस्टर सेम है, जबकि दोनों का लीनिएज सेम है, लेकिन इसकी वजह से जब हो गया तो अब इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस भी आएगा, फिनोटिपिक चेंजेस भी आएगा। अब वो एक डाइवर्जेंट मतलब अलग होना, कन्वर्जेंट सेम पर एक प्लेस पे आ जाना, वो किसकी वजह से होगा? दे बिकम सब्जेक्टेड टू डिसिमिलर सेलेक्टिव प्रेशर्स। तो जब ये दोनों के बीच में चेंजिंग होगा तो वो अलग अलग सेलेक्टिव प्रेशर के जरिए वो सिलेक्ट होगा। दे इंडिपेंडेंटली अंडरगो जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यू स्पेसीज के बनने में, पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी इवोल्यूशन में। डिफरेंट म्यूटेशन अराइज इन दिस टू पॉपुलेशंस। अब रैंडम चेंजिंग भी आएगा इसमें भी, जिसकी वजह से ड्यू टू एबव मेंशन यानी इन सब कारणों की वजह से दे इवॉल्व सच दैट, वो इस तरह से अपने आप को इवॉल्व कर लेगा कि दे कम इन कॉन्टैक्ट, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स। एग्जाम्पल लिया है मैंने गैलापागोस, टोर्टोइज। इसको मैं एक सिंपल तरीके से बयान कर सकता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मान लिया कि एक पेरेंट है ए, इसको जो है 4 बच्चे हैं बी, सी, डी और ई, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया में है, किसी वजह से ये डी जो है
चला गया अंटार्कटिका, जहां दोनों का पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है, दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। अब यहाँ जब ये डी यहाँ आया अंटार्कटिका में, अब इस डी से इसके बहुत सारे पॉपुलेशन हुए, के हुआ, एल हुआ, एम हुआ, एन हुआ, ठीक। हाँ, फिर इसका पॉपुलेशन हुआ, मीन्स फिर इसका यहाँ पर पॉपुलेशन हुआ, फिर इसका पॉपुलेशन हुआ, इस तरह से एक पॉपुलेशन हो गया। अब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसकी जेनेटिक में चेंजिंग आ गया। अब जेनेटिक चेंजिंग की वजह से मॉर्फोलॉजी यानी फिनोटाइप में चेंजिंग आ गया। अब जब इसकी स्पेसीज के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों एक दूसरे से अलग लगेगा। गर्चे वो कहेगा कि हम दोनों का दादा सेम है, लेकिन अलग लगेगा। अलग लगने की वजह से रिप्रोडक्ट, चूंकि फिजिक्स में चेंजिंग है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में कोहैबिट नहीं कर सकेगा। इसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। दूसरा है सिम्पैट्रिक, सिम वर्ड पैट्रिक, फादरलैंड, सेम, formation of two or more descendant species from a single ancestral species occupying same geographical areas। मतलब यहाँ पर इसमें अपोजिट है, वहाँ पर सेम जोग्राफिकल एरिया था, लेकिन नेचुरल फोर्सेस की वजह से वो अलग जोग्राफिकल एरिया में स्प्लिट हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन में। लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन बन रहा है ये सेम में बन रहा है। एग्जाम्पल, स्पेशिएशन इन रेगोलेटिस पोमोनेला, ये इसको कहते हैं हॉथॉर्न फ्लाई, इसको हम एपिल मैगट भी कहते हैं, फ्लाई भी कहते हैं। दूसरा है सिचलिड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, यहाँ जो है डिफरेंट कंडीशन की वजह से ये एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जबकि एंसेस्टर सेम है और जोग्राफिकल एरिया सेम है। वहां पर भी एंसेस्टर सेम था, लेकिन वहां पर जोग्राफिकल एरिया स्प्लिट हो गया था, फ्रेगमेंटेशन हो गया था, लेकिन यहां वो बातें नहीं है। तीसरा है पेरिपैट्रिक, a सब फॉर्म ऑफ एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। न्यू स्पेसीज आर formed in isolated peripheral smaller population but prevented from gene exchanging between main species। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एलोपैट्रिक यानी यहाँ पर भी स्पेसीज होता है, और ये पेरिफेरल एरिया में होता है, यानी किनारे वाले हिस्सा में, और बहुत छोटा पॉपुलेशन ये बनाता है, और उसी पॉपुलेशन और मेन स्पेसीज के बीच में डिस्टिंक्शन पैदा हो जाता है, यानी डिफरेंसेस पैदा हो जाता है। डिफरेंसेस पैदा हो जाने की वजह से ये ऐसा होता है। फाउंडर इफेक्ट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, फिर मैं यहाँ पर एक वर्ड है फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट पीछे भी मैंने यूज किया था। ये दोनों टर्म को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। Founder effect and genetic drift play important role in peripatric speciation since small population often undergoes bottlenecks effect। ये तीनों इफेक्ट, तीनों बातों को हम लास्ट में एक्सप्लेन किए हैं। इसमें ये होता है कि एक छोटा पॉपुलेशन जो है मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाता है, और इसीलिए दोनों के बीच में फिर जीन फ्लो वगैरह भी होता है, फाउंडर इफेक्ट भी होता है, बॉटलनेक्स इफेक्ट होता है। अब ये तीनों इफेक्ट लास्ट में हम एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। और ये है, इसका एग्जाम्पल है पेट्रोइका मल्टी कलर, ये एक किस्म का वो है इंसेक्ट है,
और दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन पॉपुलेशंस ऑफ ड्रोसोफिला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Parapatrik, only partial separation of zones of two diverging populations afforded by geography. Each species may cross habitats, but reduced fitness of heterozygotes leads to selection of behavior or mechanism that prevent interbreeding. मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन से जो है थोड़ा सा जो है डाइवर्ज हो जाता है, अलग हो जाता है, और ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफिकल लैंड की वजह से, और ये एक दूसरे में क्रॉस कर सकता है, यानी वहाँ का पॉपुलेशन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ का पॉपुलेशन वहाँ भी आ सकता है, लेकिन चूंकि हेट्रोजैगोटिक कंडीशन जो उसका जो है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है, उसके मैकेनिज्म ऑफ इंटरब्रीडिंग में चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाता है। It is the result of continuous variations within a single connected habitat acting as a source of natural selection rather than the effects of habitat isolation. मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही हुई, जैसे बाकी जगह ये देखा गया कि हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या है कि वेरिएशन कंटिन्यूअस हो रहा है, और एक सिंगल हैबिटेट में ही वेरिएशन हो रहा है, और वो वेरिएशन जो स्पेसीज अलग हुआ मॉर्फोलॉजिकली या जीनोटिपिकली, तो उसके मॉर्फोलॉजी में जो चेंजिंग आया, उस चेंजिंग की वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया। इसका एग्जाम्पल है कॉकेशियन रॉक लिजर्ड्स, इसका 3-4 वैरायटीज है। दूसरी बात है एंथोजेंथम ओडोरेटम, ये एक किस्म का ग्रास है जो माइन एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। 5वां है आर्टिफिशियल स्पेशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो है डिपेंडेंट इसी पर है। जैसे आर्टिफिशियल स्पेशिएशन, इट कैन बी अचीव्ड बाय द इनपुट ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज, यानी ये जो हम अचीव कर सकते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय सेपरेटिंग पॉपुलेशंस, यानी पॉपुलेशन को अलग कर दिया। बाय प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग, ब्रीड नहीं होने दिया। By separating populations, by preventing breedings, by intentionally breeding individuals with desired morphological or genotypic traits. मतलब कि ये ह्यूमन एक्टिविटी पर ये आर्टिफिशियल स्पेशिएशन डिपेंड करता है, कि पॉपुलेशन को अलग कर दिया, पॉपुलेशन को ब्रीडिंग करने नहीं दिया, या जो डिजायर्ड जीनोटाइप हम डेवलप करना चाहते हैं या मॉर्फोलॉजी, उसको इंटेंशनली ब्रीड कराया, तो उसकी वजह से ये स्पेशिएशन होता है। पीछे जो बताया मैंने, ये सब मेथड से ह्यूमन कैन क्रिएट न्यू स्पेसीज, इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन, दो तरह की सिलेक्शन हुआ, और यही जो है मेन कॉज है न्यू स्पेसीज के बनने का। और इस चीज आर्टिफिशियल सिलेक्शन को हम ड्रोसोफिला में अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल से ज्यादा, जैसे ड्रोसोफिला को एक ही इन्वायरमेंट में अलग अलग केजेस में रखा गया, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। Drosophila are kept in different habitat environment as shown in the diagram, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Changes occur when adapted in each environment, यानी जब ड्रोसोफिला को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया, अलग अलग बॉक्स में रखा गया जहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है, जब वो उसके जरिए अडेप्ट हो गया, उसके बाद ओपन किया गया, और आफ्टर सेवरल जनरेशंस फ्लाइज आर अलाउड टू कोहैबिटेट। मतलब उसको क्या कहते हैं कि फिर उसको एक कोहैबिटेट कर लेते। द पॉपुलेशंस आर अनेबल टू मेट, लेकिन वो आपस में मेट नहीं कर सका क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिया था, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंजिंग हो गया था, और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो गया था, इसीलिए वो नहीं कर सका। तो इससे
आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जेनेटिक्स यानी स्पेशिएशन के लिए क्या जेनेटिक्स का क्या रोल है। तो इन 2008 a speciation gene causing reproductive isolation was reported. इसको पता, it causes hybrid sterility, मतलब कि जीन पाया गया और जिससे कि हाइब्रिड पैदा हुआ और वह हाइब्रिड स्टेराइल हुआ इसकी वजह से। दूसरा है स्पेशिएशन वर्सेस पॉलीप्लॉइड और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन्स मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर पाया जाता है तो उसको पॉलीप्लॉइड कहते हैं। कॉज रैपिड स्पेशिएशन इन सिम्पैट्रिक स्पेसीज, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, ये टेट्राप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब इस टेट्राप्लॉइड को जब गैमेट बनेगा तो ये डिप्लॉइड बनाएगा, और ये डिप्लॉइड जब गैमेट बनाएगा तो हैप्लॉइड बनाएगा। तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड गैमेट, ये डिप्लॉइड इस तरह से 2n और 2n, ये n और n बनाएगा। तो 2n प्लस n यहाँ मिलकर के 3n यानी ट्रिप्लॉइड हो गया। और ये ट्रिप्लॉइड प्रोजेनी जो होगा, ये प्रोजेनी ये स्टेराइल प्रोजेनी होगा। तो इससे पता चलता है कि प्लॉइडी भी एक अहम रोल अदा करता है स्पेशिएशन में। रोल ऑफ हिब्रिडाइजेशन, different hybridization between two different species sometimes leads to distinct phenotypic, which leads reproductive isolation, causing speciation. It is an important means of speciation in plants. प्लांट्स के केस में जैसे हमारा प्रेजेंट गेहूं जो है ये हेक्साप्लॉइड है, ये 2 वाइल्ड वैरायटी से डेवलप किया गया है। ये हिब्रिडाइजेशन का रोल बताता है कि स्पेशिएशन न्यू स्पेसीज बना। और उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि जब 2 जैसे जर्सी गाय देसी गाय बुल से या देसी गाय जर्सी बुल से अगर कोहैबिट करा दिया जाता है तो उससे भी फिनोटिपिक कंडीशन अगर रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड हो गया तो न्यू स्पेसीज बनने के चांसेस हैं। दूसरी चीजें हैं जीन ट्रांसपोजिशन, मीन्स जीन का एक टुकड़ा एक क्रोमोसोम से टूट करके दूसरे में चले जाना। तो थियोडोसियस डॉब्जान स्काई, ये इन्होंने फ्रूट फ्लाई में सबसे पहले स्टडी किया। स्टडी करने के बाद कहा कि पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट स्विच वन लोकेशन टू अनदर माइट कॉज ए स्पेसीज टू स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट स्पेसीज। मतलब उन्होंने ये कहा कि क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कि एक लोकेशन से टूट करके दूसरे लोकेशन में जाकर के अटैच होता है, तो वही कॉज बनता है कि एक स्पेसीज को 2 स्पेसीज में तोड़ देना, यानी न्यू स्पेसीज के बनने में, यानी स्पेसिएशन में हेल्प करता है। जैसे इससे पहले एक चीज होता है ट्रांसपोजोन्स। लेकिन 2006 में रिसर्च शोज दैट जंपिंग ऑफ ए जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर कैन कंट्रीब्यूट टू द बर्थ ऑफ न्यू स्पेसीज। मतलब सेम चीज वही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैंने इस बीच में यूज किया था, जैसे इकोलॉजिकल निश, इसको नीचे नहीं पढ़ेंगे, निश पढ़ेंगे। निश एक फ्रेंच वर्ड निशर से बना है, जिसका मतलब होता है टू नेस्ट, यानी घोंसला बनाना, यानी रेजिडेंस। Ecologicalness, it describes how a species interacts with and lives in its habitat. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस मोहल्ले में अगर रह रहे हैं या आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो वो आपका इकोलॉजिकल निश डिफाइन होगा, क्योंकि वो डिफाइन करता है, वो ये दिखाता है, वो आपको बताता है आपके बारे में कि ये इस मोहल्ले में रह रहे हैं, तौर तरीके अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा है, एक दूसरे से घुल मिल के रखते हैं या एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं। तो उसी तरह से किसी भी एक इकोलॉजिकल एरिया में, इकोसिस्टम के एक पार्ट में कोई भी स्पेसीज जो रहता है तो वो उससे कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे वहाँ वो रहता है, इसी चीज को हम निश कहते हैं।
अब निश का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहाँ ढंग से खाना पीना मिलता रहे, टेम्परेचर सही टेम्परेचर हो, सनलाइट, टेराइन यानी मतलब लैंड एरिया, और प्रेडेटर्स, क्योंकि जहाँ पर दुश्मन ना हो वहाँ रहने का मज़ा नहीं आता है, और बगैर दुश्मन का अगर कोई जी रहा है तो इसका मतलब वो वैल्यू नहीं हुआ। लेकिन जब प्रेडेटर्स है उसके बाद यानी उसका कोई कंपिटिटर्स है, कंपिटिटर्स के दौरान वो कैसे अपनी लाइफ को इंटरैक्ट कर रहा है और रह रहा है, दैट इज गुड। टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल निश, फंडामेंटल deals conditions on which a species can exist without ecology, यानी यहाँ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा रियलाइज्ड, इसमें पॉपुलेशन विद इकोलॉजिकल इंटरेक्शन यानी कंपटीशन है, इसको रियलाइज करते हैं। दूसरा टर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट्स इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैंपलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर उसके जेनेटिक वेरिएंट्स यानी जीन में यानी एलील में अगर के फ्रीक्वेंसी में जो चेंजिंग आ रही है उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे एलील्स इन ऑफ स्प्रिंग, तो ये पेरेंट्स के लिए ये सैंपल है। अब उस एलील्स के अंदर जो चेंजिंग आएगा वो हो गया चांस। अगर उस चांस की वजह से उस ऑफ स्प्रिंग में मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग हो गया, जेनेटिक चेंजिंग हो गया, जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गया, तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस दैट अकर्स व्हेन ए न्यू पॉपुलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि किसी लार्ज पॉपुलेशन से एक छोटा सा पॉपुलेशन निकल करके दूसरे जगह चला गया, वहां अपना सब चीज एस्टैब्लिश किया और उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन पैदा हुआ उसी को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल में दिखाया जा सकता है कि मान लिया कि एक गांव में बहुत कंजस्टेड हो गया, ये कंजस्टेड इज नॉट द रीजन, कंजस्टेड होना इज नॉट द रीजन। कंजस्टेड हो गया तो वहां से 5-7 आदमी मिल करके अपना दूसरी जगह फिर खाली जगह में जमीन लेते हैं और वहां पर जाकर के अपना घर वर बनाते हैं, जो स्टैब्लिश करते हैं, फिर उस मोहल्ले का एक नया नाम दे देते हैं, फिर वहां पर सारी चीजें होती है। तो वहां जो जाकर के जो डेवलप हुआ इसी को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। इसको सबसे पहले पहल अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में दिया था। अगला है बॉटलनेक इफेक्ट, a sharp reduction in the size of a population due to environmental events। यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन साइज में अगर कमी आ रही है किसकी वजह से, जैसे फेमिन्स की वजह से, यानी अकाल, ड्रॉट, सुखाड़, जीनोसाइड, आजकल लोग बच्चे को कत्ल करते हैं, फैमिली प्लानिंग, और उसके बाद परिवार नियोजन जो होता है, फायर्स, आग लग जाती है, फ्लड्स और डिजीज, ये सब की वजह से जो होता है इसको हम बॉटलनेक्स कहते हैं। ये था एक कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट नोट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोथ फॉर एमएससी एग्जाम एज वेल एज द CSIR नेट। और इसके लिए आप इसको देखें, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोऑपरेट करें। और कहते हैं कि जो प्रॉब्लम हो, जो डाउट्स हो, आप इसको कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।